नमस्कार, मैं बकार यूनिस। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी उसी टॉपिक के साथ में कुछ रिलेशंस है, हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो भाई सिंपल सा है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जब भी कोई रिलेशन हो ना तो दोनों जो अगर किसी चीज का हम रिलेशन निकालते हैं तो वहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। जिनका रिलेशन निकाल रहे हैं उन दोनों का फॉर्मूला लिख लो और उनको आपस में क्या कर देना, रिलेट कर देना। क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। देखो जैसे कैसे हम बात करते हैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, सब जानते हो आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां कोई रिलेशन निकल सकता है। मान ये कोई कंडक्टर है आपके पास, हम इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये आपके पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो इसी कंडक्टर में तो होते हैं। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। तो इस कंडक्टर के अंदर कितने चार्ज, अगर हम चार्ज की बात करें तो अपन पहले चैप्टर में पढ़ा है, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई होता है। तो हम यहाँ पे टाइम भी निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर वेलोसिटी है तो वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ से इस वेलोसिटी लेंथ पर है, टाइम पर है, तो टी का रिलेशन बन सकता है यहाँ से टी इक्वल्स टू, क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा है, यहाँ लिख देना साइड में, रिलेशन पढ़ा है, वी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स अपॉन टी होता है, पढ़ा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब एक्स इक्वल्स टू एल हो और वी इक्वल्स टू वी डी हो, वी इक्वल्स टू क्या हो, यहाँ पे इक्वल्स टू एल हो और वी इक्वल्स टू वी डी हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू, तो t ऊपर जाएगा तो v नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, l अपॉन वी डी, क्या हो जाएगा, l अपॉन वी डी हो जाएगा ना, l अपॉन वी डी। तो यहाँ से t क्या हो गया, l अपॉन वी डी। इक्वेशन नंबर 2। नाउ चार्ज फ्लो इन कंडक्टर क्या हो जाएगा, q इक्वल्स टू एन ई, बट in length L and area कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ई ए एल। अब कह रहे हो सर ऐसे कैसे हो जाता है, भाई इस पूरे वॉल्यूम इस पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू एन ई एल। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, ये थर्ड। बस अब तो आंसर ही आ गए। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो इस वाले को हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इसको अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, आप समझ चुके हो चीज़ों को। तो यहाँ से अगर अपन नहीं भी समझ आया हो तो पीछे इसको चेंज करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया अपना, तो लिख देना नाउ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम लिख देना, नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू रखो, एन ई ए एल, क्यू की वैल्यू हो गई, टी की रखो, एल अपॉन डी, एल अपॉन वी डी ऊपर चला जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। अपन क्या पढ़ रहे थे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये है और करंट ये है। तो आपका रिलेशन कंप्लीट हुआ। और अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, अगर इसकी जगह मोबिलिटी आ जाता है तो वी डी की वैल्यू क्या होती है मोबिलिटी के लिए, वीडी का फॉर्मूला बताओ भाई, मोबिलिटी के लिए क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू, चल पहले मोबिलिटी का पढ़ लो, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, अरे बोलो यार, वी डी अपॉन ई, यही होता है ना। तो यहाँ से अगर हम ई की बात करें या वी डी की बात करें तो वी डी इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू, वी डी इक्वल्स टू म्यू ई हो गया ना भाई। तो यहाँ से रखें हम तो ये भी लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल्स टू एन ई ए और म्यू ई, ये किस में रिलेशन हो गया, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी लिख दीजिएगा नीचे, अब रिलेशन बिटवीन, अब इक्वेशन इज रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी, ठीक है। और अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, कि पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। करंट में अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, अब हम किसमें कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इजी है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 3 में, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो, फर्स्ट में स्टडी कर लिया था, तो सारी चीज़ें अपनी क्लियर है। तो अभी है रिलेशन बिटवीन
बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो भैया ध्यान से, अपन ने नॉर्मली दोनों चीजें पढ़ चुकी हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हम पढ़ चुके हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था कि जो v होता है वो E इंटू एल होता है। कैसे होता है उसके लिए हम बात करें यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। मैंने कहा ना कि दोनों इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। तो हम पहले इक्वेशन की बात करें तो वो है vd, और vd होती है भाई हमारा माइनस ई कैपिटल ई, यही होता है ना, अपॉन स्मॉल m और टॉ। ये किसका रिलेशन होता है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और VD में तो आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन होता है पोटेंशियल से। वो क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो V इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो भाई, W अपॉन Q पढ़ा था अपने वहाँ पे। अब W के लिए बात करते हैं तो F प्लस अपॉन Q पढ़ा था। अगर हमने रिलेशन पढ़ा था कि जो V और E डॉट डी आर पढ़ा था, एक जगह पढ़ा था ना, V इक्वल्स टू E डॉट डी आर। डी आर क्या था वहाँ पे, लेंथ थी। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ना, V इक्वल्स टू E डॉट एल। तो यहाँ से E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन एल। तो ये वैल्यू पुट कर दो बस, इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस E V अपॉन एल और टो बार अपॉन एम। तो E V टो, E V टो बार अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, VD प्रोपोर्शनल V। अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर जितने भी हमारे कैरियर चार्ज है, चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर का मीनिंग होता है जो चार्ज को लेके जाते हैं, जो चार्ज कैरियर है उनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और दूसरी बात यहाँ से ये भी चीज आती है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं होती। अगर लेंथ को अपन इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, किस पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बाकी लेंथ पर नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। मैं यही बात कर लेता हूँ फटाफट ओम्स लॉ की। तो वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ कई बार, लेकिन फिर भी स्टडी कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर दिया जाए, फिजिकल कंडीशन होती है प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और भी बहुत सारी हो सकती है, प्रेशर, टेम्परेचर, जस्ट लाइक वॉल्यूम वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, अगर हम सारी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है, V इक्वल्स टू V प्रोपोर्शनल I। जब इस प्रोपोर्शनल घटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको अपन R बोलते हैं। R होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, अपन पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको। करंट से डेफिनेशन क्या होती है तो आप लिख देना, when physical condition kept constant then electric potential is directly proportional to electric current। V equals to RI हो गया, तो यहाँ से बस हो गया यार, V equals to IR। अब यहीं पे निकाल सकते हैं इसको, R निकाल सकते हो, यहाँ से क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। ठीक है, R क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बात और करते हैं कि सर यहाँ से जैसे V और I है, अगर इन दोनों में ग्राफ ड्रॉ करें, दोनों प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे ग्राफ क्या बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा भाई। ये तो बन गया V का और ये क्या बन गया, I का। इसको बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। ये ग्राफ बन गया, इसके लिए डेफिनेशन में ग्राफ बन गया। उससे अगला टॉपिक अपना आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। तो रेजिस्टेंस होता है अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सा है, और इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, V अपॉन I फॉर्मूला हो गया, अभी ओम्स लॉ से निकाला है फॉर्मूला। इसका जो डेफिनेशन होती है ना वो दो होती है, द अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है वो कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है। अपोज करने का मतलब होता है रोकना।
अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट को वो रोक रहा है इसका मतलब क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होता है। तो R इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, V अपॉन I बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट देख लो भाई, वोल्टेज की क्या होती है, V की क्या होती है, पोटेंशियल की, W अपॉन Q पढ़ा है, जूल अपॉन कूलम पढ़ा है ना यार, जूल अपॉन कूलम। कैसे, V इक्वल टू W अपॉन Q था वहाँ पे, और I का पढ़ा है अपन ने एम्पियर। तो क्या अब एम्पियर अपन जूल का, अब ये यूनिट हो गई, चलो जूल पर एम्पियर और कूलम, इसको अपन बोल देंगे ओम्स। ये ओम होती है इसकी मतलब, और ओम का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। इसका यूनिट हो गया। अब इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूले में रख दो भाई, वैल्यूज अपना V है, मतलब कि जूल अपॉन कूलम में जूल का देखो क्या होता है, m1 L2 T-2, और कूलम में क्या होता है A1 T1 अपॉन A का क्या होता है A1 एम्पियर का। सॉल्व कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा m1 L2 T-2 अपॉन A2 और T-1 1, अभी तो ऊपर कहाँ गया, नीचे, ये नीचे जाएगा, ये वाली कंडीशन नीचे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करें तो m1 तो वैसे के वैसे ही रहा, L2 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और T-2 है, T ऊपर चला जाएगा, ये भी माइनस, तो -3 हो जाएगा, T-3 और A-2 हो जाएगा। ये भी भाई आपके RBSc में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। जब अब जस्ट हमने यहाँ पे स्टडी किया है, तो अब हम किसको डिडक्ट करेंगे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की उत्पत्ति कैसे हुई, ओम्स लॉ आया कैसे, तो यहाँ से हम उसको डिडक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे दोनों चीजें, आप जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे यहाँ लिख देना, वी नो दैट आई, हमने यहाँ पे आई का रिलेशन पढ़ रखा है, NEA इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हमने यहाँ पे VD का रिलेशन भी पढ़ रखा है, क्या है, -E कैपिटल E टो बार अपॉन m। अब यहाँ पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको प्लस ले सकते हो, वो तो रिप्रेजेंटेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से यहाँ पे, अब हमें है कि रिलेक्शन यहाँ पे जो डिडक्शन कैसे हुआ था, तो अब यहाँ से VD की वैल्यू रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कि एक को दो से क्या मतलब, दोनों से क्या निकलता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई है जब यहाँ पे I की वैल्यू रखें तो NEA, और VD की वैल्यू रख दो E कैपिटल E टो बार अपॉन m, ठीक है। ये हम यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जो E है, अगर हम उसकी वैल्यू रखें यहाँ पे, E इक्वल टू क्या होता है, बोलो V अपॉन L, पढ़ा हुआ है ना अपन ये V अपॉन L, अभी जस्ट पढ़ा था कुछ देर पहले। अगर अपन नहीं निकले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से आप इसको निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू NEA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E V अपॉन L, M पहले से ही है, और टो बार, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई हम इस V को यहाँ पर रखो और बाकी सारी चीजों को यहाँ से हटा दो, मतलब कहने मतलब मेरा V और सब चीजें क्या हो जाएगी, I यहाँ पे है, L M है, और साथ में क्या बचता है हमारा NEA और E, और V आ गया टो बार, ठीक है। तो ये सब किसके बराबर हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा V इक्वल्स टू RI, R किसके बराबर, ये किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया, और हम यहाँ से लिखते हैं V प्रोपोर्शनल I, और यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। क्या है हमारा ये, ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ को क्या कर दिया हमने यहाँ पे, हेंस प्रूव कर दिया। तो R इक्वल्स टू क्या जाता है यहाँ पे, R इक्वल्स टू L M अपॉन NEA E और टो बार, ये किसके बराबर, ये सारी वैल्यूज हमारी कैपिटल R के इक्वल है, ठीक है। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, कि मतलब हमारा वेक्टर फॉर्म क्या होगा ओम्स लॉ का, ठीक है। तो हम उसको निकालेंगे अब यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, देखना भाई ध्यान से। वेक्टर फॉर्म के लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, I इक्वल्स टू NEA
वी डी, बहुत याद रखना भाई। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखा, ए को नीचे ले जाओ तो आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, एन ई वी डी, और आई अपॉन ए को अपन क्या ले सकते हैं, जे वेक्टर, क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है, तो क्या हो जाएगा एन ई वी डी। यहाँ पे ये अपन ने अब कैलकुलेट कर लिया कि जे इक्वल्स टू एन ई वी डी। अब वी डी का फॉर्मूला रख लो, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में मत करना। अपन अगर वी डी की यहाँ पे बात करें तो वी डी की वैल्यूज यहाँ रख सकते हो आप, कैसे रखोगे देखो ध्यान से, वी डी इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस लगा देना ई, कैपिटल ई वी डी अपॉन एम, ये होता है ना, वी डी सॉरी टो होता है, टो बार, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, जे वेक्टर इक्वल्स टू एन ई और एन ई और फिर वापस ई वी स्क्वायर कैपिटल ई टो बार अपॉन, तो यहाँ से अपन जो हमारी कंडीशन है वो कौन सा फॉर्म आ गया अपना, ये वेक्टर फॉर्म आ गया, किसका, अपना सिंपलीफाई जो ओम्स लॉ का, तो ये अपने क्या हो गया, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब रेजिस्टेंस की, तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस अगला टॉपिक है अपना, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दोनों इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दे देना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्लियर। तो देखो यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल है, दोनों इक्वेशन दे देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, और प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी, यही हमारा रेजिस्टिविटी होता है। अब इसके यहाँ पे अपन इसको देखें किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसका हम यूज करें, तो देखो, और देखो हाँ भाई रेजिस्टिविटी में इसको मिटा नहीं रहा हूँ, अभी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसको हम रेजिस्टिविटी पढ़ने के बाद। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये क्या हो गया रेजिस्टिविटी। अगर इसका अपन यूनिट कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो यूनिट अगर आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो अपन लिख देना कि अगर ए और एल को 1 माना जाए, यूनिट मान लिया जाए, तो रेजिस्टिविटी किससे इक्वल हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है। तो यहाँ से डेफिनेशन बनती है रेजिस्टिविटी की कि इफ एरिया ऑफ कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज यूनिटी देन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिट क्या हो गई इसकी, रेजिस्टेंस की होती है ओम, इसकी हो गई मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाती है ओम मीटर। और डायमेंशन भाई आपको सेल्फ निकालनी, कैसे कि अपने को आर के वैल्यू, आर का डायमेंशन रखना, ए की डायमेंशन रखना, एल की डायमेंशन रखना, आप खुद कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे थे अभी कि रेजिस्टेंस के बाद अपने आता है कंडक्टर, कंडक्टेंस, कंडक्शन, ठीक है। तो जो हमारा कंडक्शन होता है वो देखो क्या होता है, कंडक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, मतलब किसी पर्टिकुलर वायर के अंदर कितना कंडक्ट हो रहा है, और जो जी होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1/r के बराबर, ठीक है। यहाँ से वैसे हम लिखते हैं कंडक्टिविटी, सिंपल से है, छोटी छोटी चीजें हम इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी जो रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है। अब सॉरी हाँ सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा इक्वल होता है 1/ρ, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चाहे तो इसको जी को अपन 1/r के बजाय ये भी बोल सकते हैं, भाई रेजिस्टेंस उल्टा ही तो होता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, और कंडक्टिविटी के लिए हम बात करें तो रेजिस्टिविटी के लिए बात करें तो ये अपना, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस को कैपिटल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। दूसरी जो हमारा था वो थी कंडक्टिविटी, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्लियर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। तो डेफिनेशन मैंने बोल दी इसी फॉर्मूले से, और मैंने इस डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से बोल दी, रिप्रेजेंटेशन इसको रो से करते हैं और इसको जी से करते हैं, और साथ में आपको इसके यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालनी है, और वो जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें जाके आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो मैंने ये चीजें बताने के बाद अब मैं इसको वापस इस पे आता हूँ। ये हमारे इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था किसका,
वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना ये जो अपन जिसको अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी, तो ये जो ई को छोड़ के जो सारा वाला पार्ट है ना, ये सारा किसके इक्वल होता है? कंडक्टिविटी इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कंडक्टिविटी। तो इसी से हमारा यहाँ पे एक रिलेशन निकलता है, जनरेट होता है, वो होता है V इक्वल्स टू सिग्मा और ई वेक्टर। क्या होता है? सिग्मा ई वेक्टर। आप कह रहे हो कि सर आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया? भाई उस टाइम मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये चीजें मैंने आपको नहीं बताई थी, इसलिए मैंने इसको रख लिया था। तो आप भी कॉपी के साइड में जो जगह हो ना, वहां पे इसको लिख देना। और दूसरी बात, आप रो का जो सिग्मा है, इसका भी एक रिलेशन होता है यहाँ से, तो 1/रो हो जाएगा। तो यहाँ से आगे भी हम इसको बढ़ाना चाहें तो इसको बोल सकते हैं 1/रो ई वेक्टर। और अगर हम यहाँ से इसकी बात करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ई वेक्टर इक्वल्स टू तो रो और जे वेक्टर। तो ये हमारा किसका फॉर्म हो गया? इंटेंसिटी के टर्म्स में पूछे तो ये लिख देना, और अपने जो करंट डेंसिटी के टर्म्स में पूछे तो आपको ये लिख देना है। ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। क्या लिखना है अपने को? ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस को समझने के लिए सिंपल सा है कि ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ओमिक के लिए हम बात करें, ओमिक रेजिस्टेंस, देखो भाई ध्यान से इसको देखना। ओमिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ को। जैसे अगर किसी कंटेंट का, किसी मेटल का जो अपने को मतलब अपन ने पढ़ रहे हैं, जो किसी कंटेंट का अगर अपन ने टेम्परेचर, प्रेशर, जो फिजिकल कंडीशन बताई थी मैंने, अगर वो कांस्टेंट हो जाती है तो वहां पर जो मतलब आर है वो क्या निकलता है? ओम्स लॉ अप्लाई होता है वहां पर। ओम्स लॉ से जो आर जनरेट होता है तो वो कौन सा होता है? ओमिक रेजिस्टेंस होता है। कौन सा होता है? ओमिक रेजिस्टेंस। तो आपको सिंपल लिखना है, दोज रेजिस्टेंस व्हिच आर फॉलो द ओम्स लॉ या ओबे द ओम्स लॉ। OBEY, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, किसी को मानना, किसी को समझना कि हाँ ये मान रहा है। तो किसको, जो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करे वो क्या होता है? ओमिक रेजिस्टेंस होता है। तो इसको ओमिक रेजिस्टेंस के लिए तो अपन निकाले तो ये तो ओमिक रेजिस्टेंस होता है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो तो ऐसे बनता है। दूसरा होता है हमारा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। हम इसके लिए बात करें कि जो सर ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है, इसके लिए हम बात करें तो ये क्या होता है? अरे भाई ओमिक रेजिस्टेंस वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वो होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, उसको फिर क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करें तो ये जो ग्राफ होता है ये कौन सा है? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, जिसमें किसको फॉलो नहीं कर रहा है? ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। और ये किसको फॉलो कर रहा है? ओम्स लॉ को फॉलो। ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ओमिक, और ओम्स लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या होता है? नॉन ओमिक होता है। और रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है। वो कह रहे थे कि सर हो सकता है कि आपको डाउट आए कि सर रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कौन? रेजिस्टिविटी। ठीक है। और रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ये चीज ध्यान रखना। क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है कि अगर कोई रेजिस्टेंस, कोई कंडक्टिविटी ज्यादा शो करता है, कोई कम करता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। उस रेजिस्टिविटी को अपन डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, और उसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ाई है, रो इक्वल्स टू RL/A। उसी के बिहाफ पे हम उसको स्टडी कर चुके हैं। ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर में बस इतना ही, और जो भी अपने को नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा उसमें इससे आगे हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल से स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। दूसरी बात ये कि आपको अपना जो स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। मेरी कोशिश है कि मैं आपका टेस्ट लूं और टेस्ट लूंगा भी, तो आप लोग उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। अगर आप उसका रिवीजन कर देते हो तो मैं शायद आपको डेट दे दूंगा, उसी पे आप अपना टेस्ट होता रहेगा चैप्टर वाइज, और वो चैप्टर अपने लाइव टेस्ट होंगे, तो उसके लिए आप लाइव आने की कोशिश करिएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि हम शाम को 6 बजे ही अपनी वीडियो अब लाइव आती है, तो अपने को पता है कि अपने को शाम को 6 बजे आना ही है क्लास में। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हो तो क्लास अटेंड किया करो, उसमें हो सकता है कि आपको कुछ चीजें सीखने को मिले, मजा भी आता है। और कमेंट चैट बॉक्स में आप चैट भी कर सकते हो, वहां पे जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई भी कर सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो तो वहां पे भी मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।